हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में हम लोग जो जेईई का पेपर हुआ था, कब हुआ था? जेईई का पेपर हुआ था, एक हुआ था 20 तारीख को, 20 जुलाई 2021, 20 जुलाई 2021, और एक हुआ था 22 जुलाई 2021। ठीक है ना। इसकी दो शिफ्ट हुई थी, एक मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी और एक थी भाई इवनिंग वाली शिफ्ट। और एक थी 22 जुलाई में जो हुई थी वो थी भाई इवनिंग वाली शिफ्ट ओनली। ठीक है ना, मॉर्निंग में उधर शिफ्ट नहीं हुई थी। तो तीन पेपर हुए भाई। ठीक है ना, तीन पेपर हुए। और भाई तीन पेपर हुए तो जो हमने पढ़ी थी चीज़ें, ऑनलाइन चीज़ें, उधर से अप्रॉक्सीमेटली 14 प्लस क्वेश्चंस निकलते हैं भाई। 14 प्लस क्वेश्चंस निकलना बहुत बड़ी बात है भाई। अभी तक सिर्फ हमने भाई किया ही कुछ नहीं है, किया ही कुछ नहीं है। सिर्फ हमने क्या किया है भाई, बेसिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करा हुआ है। ठीक है ना, बेसिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करा हुआ है, और एक हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स खत्म करा हुआ है। ठीक है ना, ये एक ही चैप्टर, मतलब एक चैप्टर ये, और ये 11th के बेसिक्स थे। ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ें हमने करी हुई हैं और आपके 14 प्लस क्वेश्चंस निकलते हैं। ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली आप कर दो कि एक पेपर में आपके निकल रहे हैं कोई 5 सवाल। एक पेपर मतलब 3 पेपर हुए तो 5 सवाल निकले हैं। 5 × 4 कितने हो गए भाई? 20। ठीक है ना, कितने हो गए? 20। 20 नंबर हो गए। तो पेपर होता है कोई 300, 350, 300 का होता है। ठीक है ना, कट ऑफ जाता है कोई, इसका पता कितना कट ऑफ जाता है आईआईटी जेईई का? ये जाता है कोई 80 और 90 के अप्रॉक्सीमेटली। आईआईटी जेईई मेंस का जो कट ऑफ जाता है 80 90 के करीब जाता है। तो 20 नंबर आपको एक चैप्टर एक चैप्टर पढ़ के मिल रहे हैं। ठीक है ना, एक चैप्टर पढ़ के 20 नंबर मिल रहे हैं। अभी तक भाई सिर्फ हमने कुछ किया ही नहीं है, अभी तक सिर्फ हमने एक ही चैप्टर करा हुआ है। जब हम सारे के सारे कोई 16 चैप्टर्स 12th क्लास के कंप्लीट कर लेंगे और 14 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे, तो भाई इधर केमिस्ट्री से ही आपने कोई 80-90 नंबर ले लेने हैं। 80-90 मार्क्स आपने आराम से ले लेने हैं। तो 80-90 मार्क्स भाई सिर्फ केमिस्ट्री के ही ले लेने हैं। तो वही फिजिक्स और मैथ में अगर एफर्ट नहीं भी मारोगे ना, तब भी भाई आपका काम चल जाएगा, तब भी आपका काम चल जाएगा। तो आपके लिए क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और भाई एक बार बंदा आईआईटी में पहुंच जाए ना, तो भाई इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं आईआईटी। आपको जो उधर इन्वॉल्वमेंट मिलेगा भाई, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है ना, बेस्ट इन द वर्ल्ड आईआईटी में आप पहुंच गए। और दूसरा होता है फिर एक, अगर आईआईटी नहीं मिले, अगर आपका सिर्फ मेन से क्वालिफाई हो, तो आपको मिलती है एनआईटी। एनआईटी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द, मतलब सेकंड नंबर पे एनआईटीज आती है। मतलब और भी प्राइवेट अगर आपका क्वालिफाई हो जाए, तो आपको प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उधर से आप इंजीनियरिंग वगैरह कर सकते हो। और भाई आईआईटी इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है। ठीक है ना, टफेस्ट एग्जाम है। और टफेस्ट एग्जाम के देखिए कितने आराम से क्वेश्चंस निकल रहे हैं। आपको सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही चीज़ें पढ़नी है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है भाई। हमारी सब कुछ कवर हो रहा है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज मेरे को तजुर्बा है भाई, 6-7 8 साल हो गए केमिस्ट्री पढ़ते हुए, तो मेरे को सब कुछ पता है कि भाई क्या क्या पूछा जाता है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन मैंने लेनी है। आपको उससे कोई मतलब नहीं है। और ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ हो गई। आप बोलोगे कि भाई भैया आप लोग आईआईटी जेईई लेवल का पढ़ाते हो, तो हम तो भाई जेके बोस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना, जेके बोस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप तो सिर्फ उस वैसे पढ़ाओगे भाई। तैयारी एक ही है दोनों की, जेके बोस और आईआईटी जेईई मेंस जो नीट वगैरह जो तैयारी है भाई एक ही है। ठीक है ना, इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें डिफरेंस नहीं है। बस आपको क्या थोड़ा इधर एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा। इधर जेके बोस के लिए 50% एफर्ट मारना है, इधर आपको 100% एफर्ट मारना है, 50% और एफर्ट मारना है। बस कुछ नहीं करना है। इधर मैं आपको प्रॉब्लम्स दूंगा, वो आपने सॉल्व करनी है भाई। जो जेके बोस वाले होंगे वो मत करिएगा। ठीक है ना, वो उनको कोई ज़रूरत नहीं है करने की, उनको जो मैं पढ़ाऊंगा वही चीज़ें पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, तो आपको मैं बता दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, तो वो वाले कर लीजिएगा। आपके नंबर भी आ जाने हैं। ठीक है ना, और आपके कंसेप्ट भी क्लियर होने। ऐसा नहीं है कि मैं पूरे बेसिक से जाता हूँ। ठीक है ना, आपको सब कुछ पता लगेगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इज़ एम आर का मतलब होगा ना, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है ना, इज़ एम आर जो भी चीज़ें होंगी, बस मेरा मकसद आपको पढ़ाना। ठीक है ना, तो अच्छे से पढ़ाऊँगा। ठीक है ना, तो अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ते हो, तो जुड़ना होगा तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो 8717046728। ओके, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और अभी मैं एनालिसिस करूंगा कि कौन कौन से हमारे सवाल निकले हैं। ठीक है ना, अपनी पहले ये वाली चीज़ हो गई, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। और एक होता है 7889365886। ओके, ये हमारा कॉलिंग वाला नंबर है। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। तो ये दो नंबर हमारे चलते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गई अभी अपनी ऐड देने वाली कहानी। ठीक है ना, ऐड देनी पड़ती है भाई ज़रूरी, बिकॉज बंदे को पता नहीं लगता है। तो ऐड हम कौन है, क्या कैसे पढ़ाते हैं, वो सब कुछ बताना चाहिए। ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट दुनिया देती है तो हमें क्या जाता है भाई। जब आप लोग यूट्यूब खोलते हो तो कितनी सारी एडवर्टाइजमेंट उधर चल रही होती है, तो हम भाई छोटे बंदे हैं, हम अपनी एडवर्टाइजमेंट इधर देंगे। ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ हो गई। तो ये हमारी एडवर्टाइजमेंट की कहानी हो गई। ठीक है ना, तो अभी मैं आपको जो चीज़ें बता रहा था, देखिए हमने पहले सबसे पहले हमने जो बेसिक्स से स्टार्ट करा था, बेसिक्स ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिकॉज मेरे को पता है भाई इधर क्या क्या चीज़ें आनी है। ठीक है ना, और बेसिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपके निकले हैं भाई 8 सवाल, 8 क्वेश्चन आपके इधर से निकले हैं। बिकॉज देखिए ये आपका 12th क्लास का एज इट इज़ टॉपिक नहीं था, बट मैं आपको बेसिक्स करवाए मैंने आपको, तो इधर से निकले आपके 8 सवाल। ठीक है ना, और जो आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है,
उधर से निकले आपके कितने 6 सवाल। तो मतलब जितने आपने अभी देखो 75 प्लस वीडियोस आ चुके हैं हमारी, ठीक है ना, 12th क्लास की। अगर उस प्लेलिस्ट को जिसने देख लिया तो उसके भाई 14 प्लस सवाल निकलना बहुत ज़्यादा आसान है। बस नीड यही है कि उसको रिवाइज करने चाहिए वाले टॉपिक्स, ठीक है ना। उसने रिवाइज करेंगे तो आराम से वो टॉपिक्स निकल जाएंगे, उनके क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो बेसिक्स तो मतलब 14 सवाल हमारे निकल रहे हैं, ठीक है ना। और भी एक दो और निकलता था बट उसकी हम डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने, और एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो ये क्वेश्चन होंगे ना, जैसे इधर 1 2 3, इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, और पीडीएफ आपको चाहिए होगी वो मैं दे दूंगा आपको। तो और एक और चीज़ कि जो ये वाले क्वेश्चंस हैं इनके जो जो रिस्पेक्टिव वीडियो का जो लिंक होगा कि ये वाला सवाल हमने कौन सी वीडियोस में डिस्कस करा हुआ है और उसकी टाइमिंग, वो सब कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हो। तो इधर हम शॉर्ट में बिल्कुल डिस्कस करेंगे ये वाला सवाल कैसे सॉल्व करा जा सकता था, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो ये वाला सवाल क्या है भाई, सवाल देखते हैं क्या पूछा हुआ है भाई। इन ग्रुप 13 ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। ग्रुप 13 14 15 16 17 18 सारा, ठीक है ना। ग्रुप 13 ग्रुप फ्रॉम द एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी 4s2 4p1 है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। इफ़ वी मूव डायगनली क्या होता है, ऐसे मूव करोगे अगर आप, ठीक है ना। एक एलिमेंट है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 और 4p1, ठीक है ना। ये किसका ग्रुप, देखिए 4p1 है ना, 4p2 होता तो ग्रुप 14 होगा, 4p3 होता तो ग्रुप 15 होता। तो बट ये 4p1 है तो ये कौन सा हो गया भाई, ग्रुप 13 होगा, ये ग्रुप 13 होगा। और अगर आप डायगनली मूव करोगे, ऐसे मूव करोगे, इस साइड मूव करोगे, तो ये वाला कौन सा आ जाएगा डायगनली। देन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 5th पीरियड कौन सा होगा भाई, 5th पीरियड होगा ना। डायगनली मूव करोगे तो ये 4th पीरियड होता है, ये इधर 5th पीरियड होता है, ठीक है ना। तो ये 5th पीरियड होगा, इस साइड मूव करोगे तो भाई क्या हो जाएगा, इस साइड क्या हो जाएगा 5s2 हो जाएगा ना इस साइड, है ना। और इधर ये ग्रुप कौन सा बन जाएगा, ग्रुप 14 बन जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा 5p2, ये वाली चीज़ 5s2 5p2। आराम से क्वेश्चन निकल गया भाई, ठीक है ना, आसानी से निकल गया ये क्वेश्चन। ये वाली कॉन्फ़िगरेशन मैंने की हुई है, सारी कॉन्फ़िगरेशन मैंने पूरे पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करा हुआ है। सबसे पहले मैंने वीडियोज़ ही यही डाली थी भाई, मेरे को पता था कि भाई इधर से सवाल पूछे तो यही मैंने वीडियोज़ डाली थी। तो ये वाला सवाल आपका सही था 5s2 5p2, ओके। ये वाला ऑप्शन आपका सही था 5s2 5p2, ये वाली चीज़ हो गई। देखिए ये वाला कितना आसान सा सवाल है भाई। देखिए वेनेडियम की आपको लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई पी ऑर्बिटल में, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे पी ऑर्बिटल्स में, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन द वेनेडियम की कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी है। वेनेडियम की कॉन्फ़िगरेशन आपकी ये लिखी हुई है, देखिए इधर इन्होंने लिखी हुई है कि यही आपको जो मैंने करवाई थी कल परसों जो मैंने करवाई थी स्टूडेंट्स को करवाई थी, उधर क्या थी, हीलियम नियॉन आर्गॉन वेनेडियम स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम। तो क्या हो जाएगा 3d3 और क्या 4s2। तो ये वाली पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, आर्गॉन की लिखनी है ना, बिकॉज इधर पी तो है ही नहीं भाई, पी थोड़ी ना इधर। तो इधर होगा ना आर्गॉन में होगा ना पी, तो वही लिख ले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 4s2 3d3, ये हो गया है ना। इधर तक इसकी आर्गॉन की लिखी तो पी में कितने हो गए, पी ऑर्बिटल कौन सा है, ये वाला पी ऑर्बिटल और ये वाला पी ऑर्बिटल, ये 6 और 6 कितने हो गए 12। तो 12 इसका आंसर है भाई, ठीक है ना, 12 इसका आंसर था। ये देखिए इधर लिखा हुआ है 12। तो कितना आसान सा सवाल है भाई, कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आती होगी तो ये आराम से सवाल निकल जाता होगा, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। ये वाला थोड़ा अलग सा सवाल है, इनकोरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेंडलीव। ये तो बेखास ऐसे सब्जेक्टिव सवाल है, ठीक है ना। ही इज़ द राइटर ऑफ द केमिस्ट्री बुक, इसका आपको नहीं पता है, ठीक है ना। ये तो फैक्चुअल है, अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हो तो उधर से आपका ये सवाल निकल सकता है, ठीक है ना। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, जो 3rd चैप्टर है 11th क्लास का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उधर ये चीज़ दी हुई है तो आपको ये चीज़ आसानी से निकल जाती है। बट अगर आपने पढ़ी होती, बट आपको अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया हुआ है, बिकॉज मैंने 11th को अभी थोड़ी ना स्टार्ट करा हुआ है, बिकॉज मेरे को टीचर अभी तक मैंने नहीं स्टार्ट किया हुआ है। तो मेंडलीव प्रपोज द पीरियोडिक टेबल व्हेन स्ट्रक्चर ऑफ एटम वर नोन, इसका भी आपको नहीं पता है, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर 101, उसको क्या मेंडलीव बोलते हैं, उसको मेंडलीवियम, ठीक है ना, ये वाला है उसका नाम है ना भाई, इसका भी आपको पता नहीं। इन 3 स्टेटमेंट्स के बारे में आपको नहीं पता है, सिर्फ एक स्टेटमेंट के बारे में पता है। बिकॉज जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवा रहा था, किसकी भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवा रहा था एक्टिनाइट्स, उधर मेंडलीव वाला कुछ आया था ना भाई, मेंडलीव वाला एक एलिमेंट का नाम आया था ना, तो वो वाली चीज़ थी। सिर्फ इसका आपको पता है और ये वाली चीज़ आपको पता है, ये बिल्कुल सही है। तो इन 3 स्टेटमेंट्स का आपको नहीं पता, तो इन 3 स्टेटमेंट्स को क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना भाई, नहीं पता तो भाई 3 में से 1 को मार दीजिए, क्या पता भाई 33% प्रोबेबिलिटी होगी सही हो जाएगा, अगर 33% होगी, और बाकी अगर नहीं हुआ सही तो भाई गलत हो जाएगा। और क्या हो सकता है भाई, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। 1 नंबर चला जाएगा, अगर गलत हो गया तो अगर सही हो जाएगा तुक्का लग जाएगा तो 1 नंबर मिल जाएगा। बट क्या पता, एक ऑप्शन का तो पता है, रिस्क ले सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई।
बट ये देखिए ये वाली चीज़ें मैंने डिस्कस नहीं, मैंने ये वाला क्वेश्चन इसलिए लिया हो बिकॉज एटॉमिक ये वाली मैंने चीज़ करवाई हुई है। मेंडलीव के नाम पे एक एक्टिनाइट का जो एक एलिमेंट था उसको मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना। एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये मैंने बताया था आपको। एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है भाई? सब शेल के बारे में बताता है। सब शेल, इसकी वैल्यू क्या होती है? एल होती है, ठीक है ना। तो गैलियम कौन सी फैमिली का है भाई? गैलियम को याद करिए भाई, गैलियम कौन सा है? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो ये वाली इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी भाई? गैलियम की कॉन्फ़िगरेशन देखिए ये होती है, इसकी ये हो जाएगी, ये एल्यूमिनियम वाली फैमिली का है ना, बोरोन, एल्यूमिनियम, तो क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? Np1 होगा। Np मतलब 2p1, 3p1, नीचे 3p1, इधर क्या हो जाएगा? 4p1, 4p1 होगा तो आपको बताया 4s2, 4p1, तो 3d भी आता है ना, 3d10, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन, गैलियम पॉजिटिव है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करवा देना p से, तो क्या हो जाएगा? 4s2 में है। अभी देखिए इसके l की वैल्यू क्या है? s सब शेल कौन सा है? s, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 1 होती तो वो किसकी वैल्यू होती है? p की। l इज इक्वल टू 2 वो किसकी होती है? d की। तो ये वाली कहानी हो गई, ठीक है ना। तो ये वाला सही है आपका आंसर है, ठीक है ना। इसका क्या है? l की वैल्यू क्या होगी? 0। तो ये वाले 4 क्वेश्चन हैं, इनके मैंने दिया हुआ है लिंक, कि वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, तो वो वाली वीडियोस आप लोग देख लेना। हाइब्रिडाइजेशन, ये वाली चीज़ तो आपने पढ़ी हुई है भाई। हाइब्रिडाइजेशन XeO4 की क्या है भाई? हाइब्रिडाइजेशन, तो ये वाली चीज़ मैंने बताई थी, 4, 5 और 6, sp3d2, sp3d2, sp3d2 क्यों हो गई? बिकॉज 4 इधर, ये मैंने चीज़ डिस्कस करी हुई है, तो उधर वो वीडियोस देख लेना आप। sp3d2 क्यों जगह 4 बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कितने? 5 और 1 लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? 5 और 1 6, तो 6 का क्या होता है? sp3d2। तो sp3d2 ये वाली चीज़ें हमने करी हुई है अच्छे से। देन देखिए टोटल नंबर ऑफ द लोन पेयर्स इन I3 नेगेटिव, इसके लोन पेयर बताने हैं भाई, ये भी बहुत ज़्यादा आसान सवाल है। इधर कैसे करना है? I3 नेगेटिव, देखिए आयोडीन, सेंट्रल मेटल एटम क्या है? आयोडीन है, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। वैलेंस शेल में ये नोबल के हेलोजन्स है ना, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो नेगेटिव चार्ज के लिए कितने होंगे? 8 हो गए ना टोटल कितने हो गए? 8। तो बॉन्ड कितने बनने हैं? 2 बॉन्ड बनने हैं, आयोडीन के साथ एक बॉन्ड बना दिया, तो 2 बॉन्ड पेयर, तो बचे कितने? 2 बॉन्ड पेयर के लिए इलेक्ट्रॉन कितने लग गए भाई? 2 बॉन्ड पेयर हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने यूज़ हो गए? एक इधर यूज़ होगा, एक इधर यूज़ होगा, तो बचे कितने? 6 बचे ना, तो 6 बचे, तो लोन पेयर कितने? 6 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लोन पेयर कितने हो गए? 3। एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन बचे कितने? 6 है, तो 6 लोन पेयर पड़े होंगे, तो बस 3 लोन पेयर पड़े होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे, तो वही चीज़ इन्होंने लिखी है 3। ये वाली चीज़ मैंने डिस्कस करी हुई है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है इधर, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन बतानी है भाई, हाइब्रिडाइजेशन NO2 नाइट्राइट आयन, ठीक है ना, NO2 नाइट्रोनियम, ठीक है ना, ये वाली चीज़ आपने डिस्कस करी हुई है, ठीक है ना। ये वाली NO2 NH4, इसके sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसके sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसके sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है ना। ये वाली चीज़ भी बहुत ज़्यादा आसान है, आप लोग कर सकते हैं। NO2 नेगेटिव की कैसे होती है? वही चीज़, नाइट्रोजन 5 और 1 6 ऐसे करते हो आप, ठीक है ना, तो आसानी से ये चीज़ हो जाएगी। 5 इसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, तो 1 नेगेटिव चार्ज तो आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 6 हो गए टोटल। तो भाई ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड कितने बनते हैं? 1 2 3 4 बनने थे ना, बट इधर क्या नेगेटिव चार्ज है, उसकी वजह से एक ही बॉन्ड बना, तो बॉन्ड पेयर इधर कितने हो गए? बॉन्ड पेयर 2 हो गए, तो लोन पेयर कितने होंगे भाई? लोन पेयर 1 हो जाएगा। तो बस ऐसे ये हमने चीज़ें डिस्कस करी हुई है, उधर बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करी हुई है, तो वो आपको चीज़ पता लग जाएगी हाइब्रिडाइजेशन से। sp2 sp ये सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वीडियोस के लिंक पड़े होंगे, तो ये मैं आपको आसानी से बता सकता हूँ, ठीक है ना। तो इधर ये वाली चीज़ वही देखिए, दोबारा से वही चीज़ NH4, देखिए दोबारा से एक और सवाल उधर से पूछ लिया गया है। देखिए NH4, इसका वही होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसकी क्या होगी? इसकी वही भाई NO2 पॉजिटिव की क्या? sp हाइब्रिडाइजेशन, sp4 ये वाला मैंने कितनी बार डिस्कस करा हुआ है भाई। IF5 वही इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, भाई कितनी बार डिस्कस करा हुआ है, तो सब कुछ पता है आपको, ठीक है ना। ये वाली चीज़ भी आपको पता है। देन देखिए ये वाली चीज़ आयोनाइजेशन एनर्जी, ये वाला मैंने वीडियो का लिंक दिया हुआ है। आयोनाइजेशन एनर्जी आपको सिर्फ पता क्या है भाई? पता आपको सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप अक्रॉस द पीरियड जाते हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बढ़ जाती है। अक्रॉस द पीरियड जाते हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बढ़ जाती है। आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है, तो भाई क्या सीन है? तो अभी देखिए क्या है आपका, क्या दिया हुआ है इधर मैग्नीशियम है, इधर क्या होता है? इसके आगे होता है एल्यूमिनियम होता है, इसके आगे क्या होता है भाई? सिलिकॉन होता है, और इसके आगे क्या होता है? इधर इन्होंने फॉस्फोरस होता है, और इधर सल्फर दिया होता है, ठीक है ना। ये होता है ना, ये ग्रुप कौन सा है? ग्रुप 2, ग्रुप 3 थोड़ी ना, 13 भाई ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, है ना। तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आपको इसकी पता है। कॉन्फ़िगरेशन इसके मैग्नीशियम की क्या है भाई? यही लिखा हुआ है इन्होंने, 3s2
S2 है, ठीक है ना, 3S2 3P1 3P2 3P3 3P4। तो अभी देखिए आपको चीज़ मैंने बताया था भाई, एक्सेप्शन से सवाल पूछते हैं भाई, एक्सेप्शन से सवाल पूछते हैं। तो आपके हिसाब से ऐसा होना चाहिए था भाई, आपके हिसाब से अगर आपको एक्सेप्शंस नहीं पता होती, आपको सिर्फ पता है कि सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड क्या होती है भाई, आपको सिर्फ इतना पता होता है आयोनाइजेशन अक्रॉस द पीरियड क्या होती है, बढ़ती है। तो आपने क्या बोलना था भाई, मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर, है ना, ऐसे बोलना था ना, बिकॉज अक्रॉस द पीरियड यही है। तो बट अभी क्या देखिए कॉन्फ़िगरेशन देख ले, मैग्नीशियम की क्या है भाई, S2 है, S क्या है, S ऑर्बिटल है, S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये फुली फील्ड है ना, ये फुली फील्ड है बिकॉज ये ऑर्बिटल है। अगर हाफ फील्ड कब होता है, जब एक होता है, ये क्या फुली फील्ड है, तो ये ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसने एल्यूमिनियम के इधर आ जाना है, ठीक है ना, एल्यूमिनियम इधर होगा तो मैग्नीशियम क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इसकी ज़्यादा होगी। देन देखिए सिलिकॉन की इधर ही रहेगी। देन फॉस्फोरस भी क्या है भाई, P, इसमें P3 है ना, मतलब P3 क्या है, P ऑर्बिटल में कितने 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो भाई 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, इससे इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो भाई इधर क्या हो जाएगा, इधर सल्फर आ गया और इधर क्या आ गया, फॉस्फोरस आ गया। फॉस्फोरस की क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो ये वाला ऑर्डर है भाई, देखिए ये लिखा हुआ है इन्होंने, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर, ये फॉस्फोरस। ओके, तो ये वाली चीज़ हो गई। ये वाला सवाल भी आसान है। देन देखिए रिड्यूसिंग करेक्टर, हाइड्राइट्स से सवाल पूछा हुआ है, डाउन द ग्रुप आने पे क्या होता है, रिड्यूसिंग करेक्टर क्या होता है, रिड्यूसिंग करेक्टर का मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग मतलब दूसरों की रिडक्शन करना, खुद की ऑक्सीडेशन करना, खुद की क्या करना, ऑक्सीडेशन करना। अगर H पॉजिटिव अगर क्या हो जाए, लूज हो जाए, H पॉजिटिव अगर H अगर निकल जाए तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन अगर निकल जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है, तो इसका बॉन्ड क्या वीक होता जाएगा, तो H पॉजिटिव को निकलना क्या हो जाएगा, H का निकलना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो H का निकलना आसान हो जाएगा मतलब ऑक्सीडेशन आसान हो जाएगी। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा भाई, BiH3। तो बस यही तो आंसर है, यही तो आंसर, ये वाली चीज़ हमने करी हुई है, वीडियो का लिंक दिया होगा वो देख लेना उधर, ठीक है ना। ये वाली चीज़ मैंने आपको बताई थी भाई लास्ट में, इसका भी वीडियो का लिंक दिया हुआ है। P4O10 ये क्या है, उसको फॉस्फोरस का ऑक्साइड है। तो ये मैंने इसकी एक चीज़ बताई थी, ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब पानी सोख लेता है। तो एक इसकी रिएक्शन दी हुई है नाइट्रिक एसिड के साथ। P4O10 की रिएक्शन किसके साथ दी हुई है, HNO3 के साथ, HNO3 के साथ रिएक्शन दी हुई है। तो नाइट्रोजन का इधर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +5 है। तो भाई इसके साथ रिएक्शन दी है, क्या करेगा, इससे पानी क्या ले लेगा, चूस लेगा, ठीक है ना। पानी जब इसने चूस लिया तो भाई बनेगा क्या, तो भाई इसका क्या बन जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा, N2O5 ऑक्साइड बन गया। और इधर क्या बन गया भाई, चूस लिया ना इसने पानी, तो इधर से बन जाता है, इसको H मिल जाएगा, H2O मिलेगा, तो इधर बन जाएगा HPO3। तो ये वाली चीज़ बन जाती है, ये वाली रिएक्शन भी हमने करी हुई है, ठीक है ना, ये वाली करी हुई है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, एग्जांपल दे सकता हूँ। देखिए ये वाली चीज़, ये वाली जो रिएक्शन है, ये वाला विच नेचर बताना है आपको, ठीक है ना, नेचर बताना है। और आपको एक चीज़ मैंने बताई हुई है कि जो मेटल के हाइड्रोक्साइड्स और मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं भाई, बेसिक होते हैं। ये वाली चीज़ आपको पता है, मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं भाई, नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं भाई, वो एसिडिक होते हैं। तो भाई देखिए इधर एग्जांपल देखिए, इन्होंने पूछा हुआ है डिफरेंट नेचर की किन दोनों का है। देखिए इधर ये भी आप बेरिलियम भी क्या है, मेटल है, ये एल्यूमिनियम भी क्या है, मेटल है, इसके हाइड्रोक्साइड है। देखिए मैंने ऑक्साइड बोला ना, तो हाइड्रोक्साइड कैसे बन जाएगा, आप इसको पानी में डाल दोगे तो ये हाइड्रोक्साइड बन जाएगा आसानी से, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोक्साइड जो हैं ये भाई क्या होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे भाई, दोनों के दोनों क्या होंगे भाई, मेटल के है ना, तो ये बेसिक हो जाएंगे। ओके, और देखिए H3PO3 ये क्या है भाई, H3PO3 क्या है, H3PO3 क्या है भाई, ये वाला इसका नाम तो आपने फॉस्फोरस एसिड HB, इसको ये देखो ये बोरिक एसिड है, इसको ऐसे लिखते हैं H3BO3। इन्होंने डरा दिया आपको ऐसे लिख के BOH3, ठीक है ना, ऐसे डराया हुआ उन्होंने, बट ये क्या है, बोरिक एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ठीक है ना, ये दोनों एसिड है। NaOH, सोडियम क्या है, मेटल है, कैल्शियम क्या है, मेटल है, तो ये दोनों क्या हो गए, बेसिक है, ठीक है ना। तो डिफरेंट नेचर किसका है, इसका ये एसिडिक है, और एल्यूमिनियम का ये हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, इसके बारे में आपने पढ़ाया था मैंने, तो ये वाली चीज़ आपको पता है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका निकल जाता था आराम से, ठीक है ना। देन देखिए ये वाली चीज़, ये वाला सवाल आपका जब मैं बता रहा था आपको ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस, तो उधर मैंने करवाया था। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकाली थी, मैंने बताया था हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक पर हेलिक, ठीक है ना। तो ये वाले उसके आइंस बताए थे, मैंने बोला था वो इस फॉर्म में स्टेबल नहीं होते, HBrO2 इस फॉर्म में स्टेबल थोड़ी ना होता है, वो आयनिक फॉर्म में होता है। तो वही उन्होंने आयनिक फॉर्म इसकी लिखी हुई है, आयनिक फॉर्म लिखी हुई है। तो इधर बताना है आपको कि डिस्प्रोपोर्शनेट, पहले आपको बताना है डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है, जो चीज़ ऑक्सीडेशन भी दे देती है और रिडक्शन भी कर देती है अपनी, जो चीज़ खुद की ऑक्सीडेशन भी कर सकती है, खुद की रिडक्शन भी कर सकती है, उस चीज़ को आप बोलते हो डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो ये वाली चीज़ इधर देखिए क्या चीज़ हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप लोग निकालोगे तो इधर से क्या आएगी, BrO की क्या आएगी +1, BrO2 की क्या आएगी +3, BrO3 की क्या आएगी +5,
इसकी क्या आएगी Br+7 आएगी। +7 इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो भाई +7 से ये +9 की तरफ नहीं जा सकती, ओनली +5 +3 और +1 जा सकती है। तो ओनली ये क्या कर सकता है, रिडक्शन कर सकता है, ऑक्सीडेशन थोड़ी ना हो सकती है इसकी। +7 की ऑक्सीडेशन थोड़ी ना हो सकती है, नहीं हो सकती ऑक्सीडेशन। तो ये वाली क्या चीज़ हो गई, तो ये वाला इसका आंसर हो गया ऑक्सीडेशन, बिकॉज इसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। तो ये वाले सवाल हैं। तो ये वाले देखिए, ये सवाल थोड़ा आपको दिख नहीं रहा है, ब्लर जैसा इमेज। इधर इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा हुआ है कि अनाइन ऑफ ए कंपाउंड, किसी अनाइन एक कंपाउंड जब होता है उसमें एक कटाइन होता है, पॉजिटिव पार्ट होता है, एक नेगेटिव पार्ट होता है। एक उसका जो नेगेटिव पार्ट है गिव्स ब्राउन रिंग टेस्ट, वो क्या ब्राउन रिंग टेस्ट दे रहा है। ब्राउन रिंग टेस्ट कौन देता है, ये आपको पता है, NO3 नेगेटिव नाइट्रेट देता है ना। ब्राउन रिंग टेस्ट क्या देता है, नाइट्रेट देता है। ये वाली चीज़ मैंने आपको करवाई हुई है, ठीक है ना। एंड कटाइन गिव्स डीप ब्लू कलरेशन, और कटाइन क्या देता है, जो कटाइन होगा वो क्या देता है, वो गिव्स डीप ब्लू कलरेशन। डीप ब्लू कलर का कंपाउंड आपको मैंने बताया था कॉपर का टेट्रामीन, ठीक है ना, कॉपर टेट्रामीन पॉजिटिव, ये वाला चीज़ है ना। विद NH4OH, देखिए किसके साथ, अमोनिया के साथ दे रहा है ना, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो अमोनिया देखिए लगा हुआ है इसके साथ, ये वाला कंपाउंड। देखिए कलर याद करना था आपको, ये वाली चीज़ मैंने जब नीट का सवाल मैं डिस्कस कर रहा था तो उधर भी ये सवाल आया था 2019 पता नहीं 20 में, ये नीट में सवाल पूछा हुआ है। देखिए नीट और जेई में सवाल क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो ये वाले आपने प्रीवियस ईयर करे होंगे तो आपका आसानी से हो जाएगा। और प्रेसिपिटेट देता है, बस ये वाला क्वेश्चन आपका हो चुका है भाई। देखिए नाइट्रेट, देखिए इधर क्या, इधर भी नाइट्रेट है, इधर भी नाइट्रेट है, इधर भी नाइट्रेट है। बट देखिए कॉपर का अगर आपको पता होता कि ये डीप ब्लू कलर का देता है तो आपको क्वेश्चन निकल जाता। तो बस ये वाली चीज़ हो गई। तो ये वाला आपका आंसर सही है। ओके, तो ये वाले हमने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। ओके, थैंक यू। तो जो भी कोई डाउट होगा तो मेरे को बोल देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा। ओके, थैंक यू।